हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर्स के साथ और देखते हैं कि क्या क्या करंट अफेयर्स आए हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से हम शुरुआत करेंगे और आज की करंट अफेयर्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ एक है वो है OFB वर्कर्स स्लैम ड्रैकोनियन ऑर्डिनेंस। एक ये न्यूज़ आई है आज। सबसे पहले हमारे को समझना होगा आखिरकार ये OFB क्या है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या होता है और ये ड्रैकोनियन इसको क्यों कहा गया है। ड्रैकोनियन का मतलब होता है बहुत ही बुरा, और ये एक ऑर्डिनेंस है। तो हमारे को इस न्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक ये बात समझनी होगी कि हमारे को आखिरकार समझना होगा ये ऑर्डिनेंस होता क्या है, फिर समझना होगा ये OFB क्या होता है, फिर हमने समझना होगा, फिर देखेंगे कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है, वो तो हम पढ़ने के बाद ही तय कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम अपने ऑर्डिनेंस के साथ कि आखिरकार हम ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं। क्विकली देखते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ये इंडियन पॉलिटी के अंदर देखते हैं। ऑर्डिनेंस कहते हैं हम एक टेम्परेरी लॉ को, किसको कहते हैं, ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ। और ये कानून कौन बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। और कब बनाते हैं, व्हेन पार्लियामेंट इज इन द रिसेस, मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी कानून बनेगा तो कहाँ बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा। अब पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है और उस टाइम पर अगर कोई कानून बनाना है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो कानून बना सकते हैं। और वो कानून जो है राष्ट्रपति जब बनाते हैं तो उसी को ऑर्डिनेंस बोला जाता है। तो आज इसका मतलब है जो ये न्यूज़ आई है कि वो कह रहे हैं ये बहुत बुरा कानून बनाया है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कानून राष्ट्रपति ने बनाया हमारे यहाँ पर और उस कानून की जो है निंदा करने की आज अखबार में बात आई है। तो अब दिमाग में क्या बात आ रही है, आखिरकार वो कानून क्या है, उस कानून में ऐसा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कानून होता है, अब तुम्हें लगेगा कि सर क्या भारत के अंदर कानून पार्लियामेंट भी बनाते हैं और राष्ट्रपति भी बनाते हैं। तो देखो, जब पार्लियामेंट सेशन में है तब तो पार्लियामेंट ही बनाते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो राष्ट्रपति बनाते हैं। लेकिन वो कानून मैक्सिमम 6 महीने तक वैलिड रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर या मैक्सिमम 6 महीने के इस पीरियड के बीच में अगर पार्लियामेंट उसको एक्सेप्टेंस दे देती है तो वो कानून क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है और कंटिन्यू चलने लग जाता है। तो ऑर्डिनेंस बिकम अ परमानेंट एक्ट ऑन बीइंग अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा तब वो जो है परमानेंट हो जाएगा विद इन दी 6 वीक्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट आया उसके 6 महीने के अंदर कर लिया जाता है। अब ये आर्टिकल 123 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हम वहाँ पर देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 123 के अंदर इनको जो है प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है कि वो ऐसा कानून बना सकते हैं। इट अलाउज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, और हमारे यहाँ पर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट है, टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस टू डील विद द सिचुएशन विच रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन। राष्ट्रपति को ये हमारे संविधान पावर देते हैं कि कभी कोई कानून ऐसी परिस्थिति में बनाना हो तो आप बना सकते हैं। अब इन्होंने एक कानून बनाया और कानून का नाम है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021। इसके आगे एक शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस। तो अभी हमने एक बात समझी, ऑर्डिनेंस कहते हैं टेम्परेरी लॉ को। तो इसका मतलब है राष्ट्रपति ने हमारे एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के लिए कोई कानून बनाया है। तो अब देखो, अखबार वाले जो भी बात कह रहे हैं, जब तक हम इस कानून को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम न्यूज़ को नहीं समझ पाएंगे, फिर अच्छा है और बुरा है वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये क्या कानून है, सबसे पहले हम बेसिक बात इस कानून की करते हैं। एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021 क्या है। पहली बात तो ये कानून कब पास किया गया, 30 जून 2021। आज क्या है, 5 जुलाई। इसका मतलब अभी 4-5 दिन पहले की बात है ये। अभी इसका मतलब रिसेंटली में एक कानून पास हुआ है। अब पीटी के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो मिलता जुलता ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ डिफेंस से रिलेटेड कौन सा नया कानून पास हुआ है। पीटी का क्वेश्चन इससे बन सकता है हमारा, क्योंकि पीटी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप जो है पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जहां पर सिर्फ फैक्ट्स जानने जरूरी होते हैं, कि आपको मेन फोकस होता है पीटी के अंदर व्हाट पे। व्हाट का मतलब होता है कि क्या हुआ है, ये पता है या नहीं पता। अब अगर जानना हो कि बताओ ये क्यों हुआ है, ये या फिर ये जानना हो कि इसकी एनालिसिस अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैसे हुआ है, इन सब बारे में हम बात करते हैं किसमें, मेंस एग्जाम में। तो हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे प्री की भी और मेंस की भी, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं इस कानून में है क्या। इस कानून के अंदर मैं अगर शॉर्ट में बताऊं बिफोर आई प्रोसीड, इसके अंदर एक अब ये 4-5 दिन पहले कानून लाए हैं और उस कानून में बोला है कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रोडक्शन या उससे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज देती है, तो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके से स्ट्राइक वगैरह नहीं कर सकती है। अगर वो हड़ताल करना चाहे तो वो हड़ताल नहीं कर सकती है। इसको लेकर के कुछ इन्होंने कानून बनाया है, थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कानून क्या है। इसमें लिखा है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज इंक्लूड, आखिरकार ये डिफेंस सर्विसेज क्या है, क्योंकि कानून में क्या लिखा हुआ है, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। तो हमारे को सबसे पहले क्या समझना होगा, आखिरकार एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज क्या होती हैं, क्योंकि उसी के लिए कानून बना है। तो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में लिखा है एनी एस्टैब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग डीलिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसका मतलब ऐसी कोई भी एस्टैब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या कर रही है, डिफेंस के लिए अपने डिफेंस के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करे जा रही है, उनकी क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, या उनके लिए कोई इक्विपमेंट बना रही है जो कि उनको चाहिए होता है डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों के लिए। फिर लिखा है एनी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और कनेक्टेड विद देम और डिफेंस, या कोई और भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है जो इस तरीके से कनेक्टेड है उसके साथ। और वो कह रहा है साथ ही साथ लिख रहा है कि दिस सर्विसेज इंक्लूड्स इफ सीजेस वुड इफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। इसका मतलब है वो संस्थाएं भी इसके अंदर आ जाएंगी जो कि वो सेवा देती है जिससे कि इसको प्रभावित हो सकते हैं, इसको कोई समस्या हो सकती है। और इसके अंदर वो कह रहे हैं इन एडिशन, इसके साथ साथ गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी सर्विस एज एन एसेंशियल डिफेंस, और साथ ही साथ बोल रहे हैं कि सरकार किसी भी सर्विस को क्या कर सकती है, एसेंशियल डिक्लेयर कर सकती है अगर वो क्या करती है, अगर वो क्या कर देती है, इफ सेसेशन वुड अफेक्ट दी, सेसेशन का मतलब होता है रोकना, बंद होना, अगर उसके बंद होने की वजह से डिफेंस पे किसी भी तरीके से फर्क पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहे कैसे फर्क पड़ेगा, या तो प्रोडक्शन के ऊपर फर्क पड़े, या उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर फर्क पड़े, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट कनेक्टेड विद द डिफेंस, इसके ऊपर फर्क पड़े। इसका मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसको ऑर्गेनाइजेशन को फैक्ट्री समझ सकते हो बेहतर समझने के लिए। ऐसी कोई भी फैक्ट्री, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ सामान बनाया जाता है या डिफेंस के लिए कोई ना कोई सेवाएं दी जाती हैं। तो मैं इसको समझने के लिए ऐसे भी बोल सकता हूं कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रही है, डिफेंस से रिलेटेड क्या कर रही है, डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्शन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज के, या फिर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इसको सेवा देती है और ये फिर क्या करती है, आगे सेवा देती है। और तो और कह रही है ऐसे और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसको सरकार आगे जाकर के शामिल कर दे। इसका मतलब है किसी भी तरीके से हमारे डिफेंस के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए, सरकार ये कहना चाह रही है। तो ऐसी जो संस्थाएं हैं जो हमारी डिफेंस को क्या कर रही हैं, सर्विसेज देने में लगी हुई हैं, ऐसी संस्थाओं के लिए सरकार ने कानून बनाया है। और इन संस्थाओं को सरकार ने क्या बोला है, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज।
सरकार ने बोला है ये सारी हमारी क्या हो गई हैं, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज हो गई हैं। अब हमारे राष्ट्रपति ने भी 5 दिन पहले एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज का कानून बना दिया। और अब बहुत जल्द हमारा मॉनसून सेशन भी शुरू होने वाला है, क्योंकि 3 ही सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। मॉनसून सेशन कब शुरू हो रहा है, किसी को कुछ आइडिया? 19 जुलाई से जो है हमारा मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है। तो एसेंशियल सर्विसेज के लिए ये कानून बनाया है, और आखिरकार इस कानून में क्या लिखा है अब देखते हैं। अभी तक तो हम क्या समझ रहे थे कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये कानून का नाम क्या है, और कानून में जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के बारे में बात की है वो क्या होता है। अब आएंगे मुद्दे की बात पे। वो कह रहे हैं कि अंडर द ऑर्डिनेंस, इस कानून के तहत, स्ट्राइक इज डिफाइंड एज द सेसेशन ऑफ वर्क बाय द बॉडी ऑफ पर्सन्स एक्टिंग टुगेदर। इसका मतलब इस कानून के तहत क्या किया गया है, इस कानून के तहत ऐसी सारी संस्थाओं के अंदर स्ट्राइक करने के लिए फिलहाल मना कर दिया है। अगर कोई भी वर्कर हड़ताल करना चाहे तो वो हड़ताल नहीं कर सकता। अब वर्कर्स जो इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, जैसे सपोज करो मैं कोई गुड्स बना रहा हूं, किसके लिए, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आगे डिफेंस को देती हैं, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, इस कैटेगरी में आ जाएंगे, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय फिर क्या नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। एक बात बताओ, ये कौन सी एक इशू को, एक किस इशू की तरफ इशारा कर रही है, इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या, यस, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखे हैं, कुछ ना कुछ अधिकार दे रखे हैं। अब क्या है, कोई भी एसोसिएशन बनाना, यूनियन बनाना, ये क्या है, वर्करों के अधिकार होते हैं। सरकार इस अधिकार को, उन लोगों का कहना है जो इसको कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा कानून बना दिया, इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, आप हमसे हमारे अधिकार छीनना चाहते हो। और दूसरी बात, आप जो ये आज की खबर में कह रहे हैं कि तुम हड़ताल नहीं कर सकते, तो वो कह रहे हैं एक बात बताओ, सरकार हमारे यहां पर वेलफेयर गवर्नमेंट है। वेलफेयर गवर्नमेंट कहते हैं कल्याणकारी सरकार को। सरकार अगर कल्याणकारी है तो उसको कल्याण किसका करना चाहिए, वर्करों का या फिर इन संस्थाओं के मालिकों का? मालिक कौन होते हैं, पूंजीपति, कैपिटलिस्ट। तो वो उनका ऐसा कहना है, दे आर क्लेमिंग कि आप क्या कर रहे हो, इसको कॉर्पोरेटाइज करे जा रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर के इंटरेस्ट को तो पूरा कर रहे हो, लेकिन आप हमारे इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। अब सरकार का क्या कहना है इस बारे में? सरकार कह रही है देखो, देश के लिए सबसे जरूरी है क्या, डिफेंस। आज जैसे हम देख रहे हैं कि किसानों ने हड़ताल कर रखी है, और बहुत टाइम से हड़ताल कर रखी है। अब वो सही है हड़ताल या गलत है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल उन्होंने हड़ताल कर रखी है। अब सरकार कह रही है इसकी वजह से देखो, हमारे को अखबार रोज खबरें दिखा रहा है। कल भी न्यूज़ आई थी कि जो है, अभी यहाँ पे तुम्हारे को पिछली क्लास में पढ़ा रहा था, प्रीवियस क्लास में, कि कुछ इंडस्ट्री के मेंबर्स ने क्या किया था, नरेंद्र मोदी को क्या किया था, एक लेटर लिखा था और उनको बोला था उन्होंने, इनकी वजह से इंडस्ट्री का 10,000 करोड़ का तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का नुकसान हो चुका है, और वहाँ पे सारा रोजगार खत्म हो चुका है, फैसिलिटीज आसपास खत्म हो चुकी हैं। तो वो कह रहे हैं सपोज कल को डिफेंस वाले अगर हड़ताल करने पे आ गए, और यहाँ पर बाय चांस किसी तरीके की कोई ऐसी कोई हमारे यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन आ गई, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, और वहाँ पर डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारे को चाहिए हो, इक्विपमेंट्स चाहिए हो, गुड्स चाहिए हो, और वहाँ पर ये लोग बोले अब हम हड़ताल पे बैठे हैं, तो क्या देश खतरे में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो ये सरकार का स्टैंड है कि इसीलिए मैं तुम्हारे को इन संस्थाओं में हड़ताल करने को मना कर रही हूँ। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का अपना स्टैंड है। तो अब अखबार जो है, लोगों द्वारा जो है प्रतिक्रिया जो हुई है, जो भी उनकी द्वारा रिएक्शंस थे, आज इस न्यूज़ के अंदर क्या दे रखा है, उस रिएक्शंस के बारे में बता रखा है कि ये जो है OFB, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इस बोर्ड ने क्या किया है, इस कानून को बुरा बताया है। तो कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो इस बोर्ड के वर्कर्स हैं, ये सारे वर्क, इसका मतलब है ये प्रॉब्लम किसकी है, वर्कर्स की प्रॉब्लम है।
इसका मतलब ये न्यूज़ अभी एक व्यू को दर्शाने की कोशिश कर रही है। अब इसको पढ़ के हम क्या समझे, वाक्य में ये बुरा है या ये अच्छा है, ये हमारी एनालिसिस के बाद, इवैल्यूएशन के बाद पता लगेगा। और हमारे को क्या रहना है, पढ़ते टाइम न्यूट्रल रहना है। हमने ये नहीं कहना कि ये हाँ सरकार ने कानून अच्छा बना दिया या सरकार ने कानून बुरा बना दिया। सरकार ने जो कानून बनाया है उसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स हमें समझने होंगे, उसके फायदे और नुकसान हमें समझने होंगे, ताकि जो है हम आगे जाकर इसको जो है गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए जो है मदद कर सकें। तो ये कानून है, इसके अंदर क्या है, अब कनेक्टेड इश्यूज हम क्या जोड़ सकते हैं, ये पूरा को पूरा आप देखो। आप इंडियन सोसाइटी के अंदर हमने वहाँ पर भी पढ़ा था कि पुअर लोग जो हैं, खास करके वर्कर क्लास जो है, लेबर क्लास जो है, उनके बारे में जो हमने गरीबी पॉवर्टी का टॉपिक पढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक पढ़ा, ये सारे टॉपिक से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के अंदर जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ टाइम विल टेल कि ये ठीक है या गलत है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट कैंसिल नहीं कर देती तब तक तुम्हारे को इसको पढ़ना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए फार्मर्स के लिए लॉज आए, तो अब आप ये नहीं कह सकते अभी तो लॉज की बहुत निंदा हो रही है, अब हमें क्या करना है पढ़ने की, तो अभी तो वो वैलिड हैं, चाहे वो एजिटेशन कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से एक ये कानून आया है, अब इसके ऊपर पीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को बनाने का पीटी में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए पीटी में क्वेश्चन पूछेगा तो पीटी के अंदर बड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ लेबर के लिए अभी सरकार जो है डिफेंस सर्विसेज के लिए सरकार ने कानून लाया था, बताओ कौन सा कानून था, उनमें से 3-4 नाम दिए होंगे तो तुम आइडिया लगा लोगे हाँ ये कानून था। मेंस में अगर पूछना होगा तो हो सकता है वो पूछे तुमसे कि बताओ डिफेंस के लिए जो है सरकार अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, या तुमसे हो सकता है इंडियन सोसाइटी के अंदर ये क्वेश्चन आंसर लिखते टाइम की जो है गवर्नमेंट वेलफेयर, जो गवर्नमेंट जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स अपने वर्कर्स के क्या क्या कंसर्न्स और इश्यूज आज की डेट में बढ़ते जा रहे हैं, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता जा रहा है, उनका शोषण कैसे होता जा रहा है। इसका मतलब इस टॉपिक को हम मेंस में भी अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं और पीटी में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसके रिलेटेड नोट्स कि अब ये कानून क्या है, इससे पूरे के पूरे रिलेटेड नोट जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आप लोगों के साथ या फिर टेलीग्राम पे भी हम अपना लिंक शेयर कर लेंगे। टेलीग्राम पे चैनल पे लिंक शेयर करेंगे तो वहाँ पे पूरा आर्टिकल गिवन है, वहाँ पर आप जाकर उसको पढ़ सकते हो, इस कानून के और एंगल्स को भी वहाँ पर समझ सकते हो। ठीक, इसी के बाद एक न्यूज़ आज हमारी और आई है, और दूसरी न्यूज़ आई है हमारी लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन डेडलाइन पुश्ड टू 2027। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे को इसको समझना होगा। पढ़ते साथ दिमाग में क्या बात आ रही है, सबसे पहले आ रहा है ये क्या कर दिया है 2027 तक, पुश का क्या करना है। दूसरा समझ रहा है ये मिशन लिखा वर्ड, ये सरकार का कोई ना कोई मिशन है, इसका मतलब मिशन है तो ये मिशन क्यों है, सरकार ने इस मिशन को क्यों उठा रखा है, और इसको हम कैसे समझें, क्या कनेक्ट करें, इशू क्या है। इसका मतलब हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ा इशू है क्या, अनपढ़ता, इलिटरेसी। और आपने इंडियन सोसाइटी जब आपको पढ़ाया था तो उस समय भी आपको एक चीज़ बताई थी कि एक हमारे होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आपको पढ़ाए थे, एसडीजीज पढ़ाए थे, और उन एसडीजीज के अंदर 2 गोल लिखे हुए थे जो हमारे को 2030 तक सरकार ने क्या करने थे, पूरे करने हैं। और वो 2 गोल कौन से थे, एक गोल था कंप्लीट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, एटलीस्ट 2030 तक भारत सरकार क्या कर सके, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तो पूरा करा सके। और दूसरा गोल क्या था, एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन। ऐसा ना हो सिर्फ लड़के लड़के पढ़ रहे हैं और लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं, ऐसे ना हो कि किसी का ड्रॉप आउट रेशो जो है फीमेल का ज़्यादा हो। तो बोला गया कि हमारे को क्या करना है, जेंडर डिस्पैरिटी एजुकेशन में, शिक्षा में ये ख़त्म करना है, और एटलीस्ट सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन तो हमारे को मीट आउट करनी है। 2030 तक के उद्देश्य हैं सरकार के। अब सरकार ने क्या किया, इन गोल्स को अचीव करने के लिए सरकार ने एक मिशन बनाया है। और क्या मिशन बनाया है, उस मिशन का आज ही उसको लॉन्च किया गया है।
आज ही उसको लॉन्च किया गया है और बोला गया मिशन के साथ हम काम करेंगे, और वो उस मिशन का सरकार ने नाम रखा है, और मिशन का नाम रखा है सरकार ने क्या, निपुण भारत। इसको निपुण भारत भी कहते हैं, निपुण भारत रखा है। और बोला निपुण भारत, आज सरकार ने इसके बारे में बात करी है। और इस निपुण भारत के तहत सरकार क्या करना चाहती है, सरकार अगले 5 सालों में क्लास 3rd तक की एटलीस्ट एजुकेशन 100% कंप्लीट करवाना चाहती है। क्या लिखा है, इट इज अ मिशन टू एंश्योर दैट एवरी क्लास 3 चाइल्ड हैज फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विद इन 5 years। अगले 5 साल में एटलीस्ट क्लास 3 तक के बच्चे, क्योंकि अभी एक इस न्यूज में रिपोर्ट में नीचे लिखा हुआ है, अगर पढ़ोगे, हमने टेलीग्राम पे सुबह 7 बजे क्या कर दिया था, सारी न्यूज सुबह 7 बजे ही डाल दी थी ताकि आप लोग उसको पढ़ सके, क्योंकि हम नहीं चाहते आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहो, आप पढ़ सको, इसलिए सुबह 7 बजे सारी न्यूज डाल दी थी। पूरा न्यूज़पेपर भी उसमें अवेलेबल था। अब वीडियो भी पढ़ाई जा रही है, अब इसके बाद नोट्स भी दिए जाएंगे फर्दर पढ़ने के लिए। तो इसके अंदर क्या है, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि बच्चों से पूछा गया एक कि भाई, उसमें पता लगा कि 30% बच्चे जो हैं, सिर्फ 30% बच्चे ही बेसिक अल्फाबेट्स को पहचान पा रहे थे कि ये के लिखा है, एम लिखा है, ओ लिखा है, एस लिखा है। और बच्चे जो है, छोटे बच्चे अभी बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, प्लस माइनस नहीं कर पा रहे। तो सरकार को लगा जब हमारा जो अभी जो जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, वही अगर इस तरीके से इतनी कमजोर होगी तो भारत आगे जाकर किस तरीके से जो है अपनी समस्याओं का सामना करेगा। हालांकि इसके लिए सरकार ने पहले ही न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी उसके अंदर 2025 तक का टारगेट सरकार ने पहले ही रखा हुआ था, लेकिन सरकार ने अब क्या किया, उस 2025 के टारगेट को थोड़ा सा 26-27 में खिसका दिया। तो सरकार ने क्या कर दिया, उसको डेफर कर दिया। और जब डेफर किया तो बोला अब की बार मैं इसको पूरा करूंगी, और अब की बार जो पूरा करूंगी तो मिशन से करूंगी। उसका नाम है निपुण भारत। निपुण भारत को कहते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। रीडिंग का मतलब है बच्चे पढ़ भी सके, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है पढ़ने के बाद समझ भी सके, न्यूमरेसी का मतलब है बेसिक कैलकुलेशंस भी बच्चे कर सके। ये सारे काम जो हैं, ये सारे काम के लिए एक आज ही निपुण भारत जो है लॉन्च किया गया। और निपुण भारत की पूरी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और टेलीग्राम चैनल पे इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आज ही अगर पढ़ लोगे, अपने नोट्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर लोगे, तो मेंस में बनते हुए क्वेश्चंस और निपुण भारत के ऊपर, क्योंकि इस बार भी पीटी अगर 2020 का भी तुम क्वेश्चन देखोगे तो लगभग 12 नंबर तक के क्वेश्चन डायरेक्ट सरकार के किससे थे, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम से थे। डायरेक्ट 12 नंबर तक के क्वेश्चंस थे। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अब हो सकता है निपुण भारत के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। तो करंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, करंट पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें ज्ञान मिल जाए, हमारे को नॉलेज बढ़ जाए हमारी, हाँ यार हमारे को पता लग गया निपुण भारत क्या होता है। निपुण पढ़ते पढ़ते हमें खुद भी निपुण होना है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे को समझना है निपुण क्या है। तो पहली बात तो हमने फुल फॉर्म समझी इसकी। दूसरा, सेंटर का एक नया मिशन है टू एंश्योर दैट एवरी क्लास 3 चाइल्ड हैज द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विद इन 5 years, एंड न्यू इनिशिएटिव इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ फ्लैगशिप स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा सरकार का पहले ही एक प्रोग्राम था, उसी प्रोग्राम के अंडर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, समग्र शिक्षा। अब दूसरा सवाल क्या है, समग्र शिक्षा क्या होता है। समग्र शिक्षा अगर नहीं समझ पाए तो ये न्यूज़ भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बच्चा क्या करता है, करंट अफेयर, क्योंकि एक से दूसरी चीज लिंक है, दूसरी से तीसरी चीज लिंक है, फिर वो सोचता है अरे छोड़ो यार हमसे नहीं हो पा रहा। इसीलिए आपको पढ़ाने की मदद की जा रही है कि आप, अब ऐसा नहीं है सरकार पीटी के अंदर अब तुमसे सिर्फ और सिर्फ निपुण पूछे, हो सकता है समग्र शिक्षा पूछ ले, अब तुम क्या बोलोगे, ये तो धोखा है। तो ये समग्र शिक्षा क्या है, समग्र शिक्षा एक अम्ब्रेला प्रोग्राम था जिसके अंदर जो है ओवरऑल शिक्षा, ओवरऑल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई थी। क्लास 12th तक की एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई थी। इवन वहाँ के टीचर्स को भी क्या करना गया था, टीचर्स को भी पढ़ाने की बात की गई थी।
तो एक ये अम्ब्रेला एक बिगर प्रोग्राम समझ सकते हो है, और इसकी भी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा। वहां जाकर आप समग्र शिक्षा को पढ़ना चाहो तो वो भी हमने पूरा दे रखा है, ताकि आराम से आप इसको पढ़ सकें, और किसी को कोई डाउट हो तो अगले दिन आकर के तुम मुझसे पूछ सकते हो, या तुम जो है अगर किसी भी हो तो क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। अब इसमें टारगेट क्या रखा गया है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैड इंक्लूडेड अ 2025 डेडलाइन, मैंने बताई 2025 की डेडलाइन थी। टू अचीव द गोल द सेंटर हैज पुश्ड बैक द टारगेट टू द 2026-27 and given that the COVID-19 has already disturbed 2 academic years, और बोला गया 2 साल क्यों कर रहे हो इसको आगे, क्या कारण दे रहे हैं, कोरोना ने 2 साल खराब कर दिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आगे खराब करेगा तो, ठीक है ना, वो इंटरप्रिटेशन नहीं निकालनी, सर आगे करेगा तो आगे भी खिसकाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं, यहीं तक, ठीक है ना। तो टारगेट क्या है हमारा, फिलहाल अभी अगले 5 साल में हम ये कर सकें, और अगर पूछा जाए सरकार ने बताओ ये ऐसा क्यों किया, तो क्या कहेंगे, हालांकि ऐसे सवाल पूछता नहीं है कि बताओ यूपीएससी ऐसा नहीं पूछे, बताओ सरकार ने डेफर क्यों कर दिया, तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए वो चेंज करते हैं। लेकिन हाँ, हमें समझना है, क्योंकि अगर सपोज मैं तुम्हें ये ना बताऊं पुश टू 227 क्यों किया, तो तुम्हारे दिमाग में ये चलता रहेगा, तो तुम क्या कहोगे, आपने चाहे नहीं बताया, अब हम इसको खोजेंगे। तो इसको हमने समझना जरूरी है कि टारगेट हमारा क्या था, और जो है हमने इसको